नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 30 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई देखो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से संबंध रखता है और बाद में वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उसको शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस इशू से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और पूरा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से संबंधित है और तीसरा आर्टिकल फिर नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट से संबंधित है। शशि थरूर का आर्टिकल है तीसरे वाला। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एससी स्टेटस यानी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस और रिलीजियस कन्वर्जन से संबंधित है। अब देखो इस पर ना सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है जिससे बहुत क्लैरिटी आई है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 1 सेकुलरिज्म से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दूं। देखो हमारे देश में डिप्रेस्ड क्लासेस ने ना सदियों तक डिस्क्रिमिनेशन झेला। उनके साथ में छुआछात वाली जो प्रैक्टिस थी वो अपनाई गई थी हिंदू कास्ट सिस्टम में। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लड़ाई लड़ी। महाड़ सत्याग्रह के बारे में हमने डिस्कस किया था। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में BR अम्बेडकर शामिल हुए तो वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन सदियों तक डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ में हुआ है ना उसकी भरपाई की जा सके। जैसे उसका एक एग्जांपल है रिजर्वेशन। जैसे सदियों तक डिप्रेस्ड क्लासेस को एजुकेशन से वंचित किया गया, मंदिरों वगैरह में एंटर नहीं करने दिया गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रयासों से रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, कौन सी कम्युनिटी ऐसी रिजर्वेशन के अंडर आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये कौन तय करेगा। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 341 क्लोज 1 इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद में हर एक स्टेट में ऐसी लिस्ट को स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ भाई इस राज्य में ये जो कम्युनिटीज हैं ये शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं। ये कौन स्पेसिफाई करेंगे? राष्ट्रपति स्पेसिफाई करेंगे। किससे कंसल्ट करने के बाद में? गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 341 सेक्शन 2 ये जो है ये साफ तौर पे ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो इस लिस्ट में कास्ट को इंक्लूड कर सकता है और एक्सक्लूड कर सकता है। मतलब रियल पावर जो है वो किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 341 सेक्शन 1 में पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। तो प्रेसिडेंट है ना इस पावर का यूज करके 1950-51 के बात है, 50 की बात है। 1950 में ना कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ये पास किया प्रेसिडेंट ने। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑर्डर प्रेसिडेंट ने जारी किया ना कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, इसका क्लोज 3 क्या कहता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इसका क्लोज 3 ये कहता है, नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो हिंदुइज्म के अलावा कोई दूसरा धर्म प्रोफेस करता है, मान लो महेश है, महेश हिंदुइज्म के अलावा अपना कोई दूसरा धर्म बताता है, वो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं या मैं मुस्लिम हूं, तो वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर नहीं हो सकता। शेड्यूल कास्ट का मेंबर सिर्फ एक हिंदू हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया हिंदू कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी थी, हिंदू कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता था सदियों से। उस चीज को एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन आया ना, उस चीज को एड्रेस करने के लिए एससी स्टेटस दिया गया। तो और धर्मों में थोड़ी ना ये होता था, समझ गए? इसलिए साफ तौर पे बोल दिया गया कि भाई कोई पर्सन अपना कोई ऐसा पर्सन है जो हिंदुइज्म के अलावा अपना कोई दूसरा धर्म बताता है ना, फिर उसको एससी स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन समय के हिसाब से देखो 2 और रिलीजन ऐड कर दिए गए हिंदुइज्म के अलावा। 1956 में सिखिज्म ऐड किया गया क्योंकि सिखिज्म भी इंडियन ओरिजिन धर्म है और इसमें भी कास्ट लिगेसी जो है वो प्रेजेंट है, तो इसलिए सिखिज्म को 1956 में ऐड कर दिया गया। फिर 1990 में बुद्धिज्म को भी ऐड कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ना अंबेडकर जी के कहने पे और अंबेडकर के बाद में ना बहुत सारे ऐसे डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे जिन्होंने ना बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो इस वजह से 1990 में ना बुद्धिज्म को भी ऐड कर दिया गया हिंदुइज्म और सिखिज्म के साथ साथ।
तो हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इन धर्मों के जो लोग हैं ना उनको ऐसी स्टेटस मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। क्या क्रिश्चियनिटी का अगर कोई सदस्य है उसको भी ऐसी स्टेटस मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिल सकता है? नो। इस्लाम, नो, क्योंकि इस्लाम तो देखो कास्टलेस डॉक्ट्रिन पे चलता है, इस्लाम में कास्ट होती ही नहीं है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडियन ओरिजिन का है ही नहीं, फॉरेन ओरिजिन का है। इस्लाम भी हालांकि इंडियन ओरिजिन का नहीं है। तो ये जो दो धर्म थे ना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये एलिजिबल नहीं थे। अगर कोई पर्सन इन इन धर्मों में शामिल हो जाता तो वो अपना एससी स्टेटस खो देता। समझ गए? फिर आंध्र प्रदेश के एक पर्सन थे चिंथाड़ा आनंद। चिंथाड़ा आनंद मदिगा कम्युनिटी से थे, पहले एससी थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे, लेकिन बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और क्रिश्चियनिटी में चले गए, क्रिश्चियन बन गए। लेकिन बाद में ना इनका एक झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में ना जिसके साथ में झगड़ा हुआ, अब उस पर्सन ने ना इनके ऊपर, चिंथाड़ा आनंद के ऊपर ना आरोप लगा दिया कि मेरे को जाति सूचक गाली दी गई। एससी एसटी एट्रोसिटीज जो एक्ट है ना 1989, अब उसमें आपको पता है जाति सूचक गालियों के लिए ना काफी भयंकर सजा है। तो चिंथाड़ा आनंद के ऊपर केस चला एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का। लेकिन चिंथाड़ा आनंद ने बोला भाई मैं तो खुद एससी हूं, मैं खुद शेड्यूल कास्ट से आता हूं, तो मेरे खिलाफ केस कैसे चल सकता है? लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला अरे भाई चिंथाड़ा, तुम तो क्रिश्चियनिटी में जा चुके हो ना, तो तुम्हारा एससी स्टेटस तो जा चुका है। अब तुम्हारा एससी स्टेटस वैलिड नहीं है क्योंकि तुमने धर्म ही परिवर्तन कर लिया है। समझ गए? चिंथाड़ा क्रिश्चियनिटी में चले गए, वो फिर भी बोल रहे थे मैं तो एससी हूं, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, आपका एससी स्टेटस अब जा चुका है। अब आप हिंदुइज्म में हो ही नहीं तो आप एससी स्टेटस कैसे क्लेम कर सकते हो? अब तो आप क्रिश्चियनिटी में जा चुके हो। लेकिन चिंथाड़ा आनंद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अब जाके सुप्रीम कोर्ट की ना 24 मार्च 2026 को एक रूलिंग आई है, इतने सालों बाद। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा वर्सेस नहीं एंड जस्टिस मनमोहन, ये दो जजेस की बेंच थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जैसे ही हिंदुइज्म के अलावा आप इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो एससी स्टेटस है वो तुरंत एंड हो जाता है, तुरंत के तुरंत आपका एससी स्टेटस खत्म। ये बोलना चिंथाड़ा ने ये बोला कि मेरे पास तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होने से क्या चलेगा, आप एक्चुअल में तो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। मान लिया आपका सर्टिफिकेट ये पुराना पड़ा है, आपने बनवा रखा है, अब वो कोई काम का नहीं है क्योंकि आप एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका वो स्टेटस खत्म हो गया है। समझ गए? और देखो जो वो 1950 का ये क्लोज था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, इसका क्लोज 3 क्या कहता है? नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। हालांकि बाद में बुद्धिज्म को और सिखिज्म को ऐड कर दिया था, लेकिन आप इस क्लोज की ना भावना समझिए। नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 25 में ना प्रोफेस वर्ड मेंशन है, अगर आपने देखा हो तो। प्रोफेस का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर एंड ओपनली प्रैक्टिस ए रिलीजन। मान लो महेश है, वो कहता है पब्लिकली कहता है, अपने सभी दोस्तों को कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, और ओपनली चर्च में जाता है। समझ रहे हो? तो ये मतलब होता है प्रोफेस का कि पब्लिकली डिक्लेयर करना कि मैं इस धर्म में हूं और उस धर्म की प्रैक्टिस भी मानना। अब प्रोफेस करना ये सिर्फ कोई एक प्राइवेट अफेयर नहीं है, इनर बिलीफ नहीं है। प्रोफेस करना तो आप धूमधाम से बता रहे हो कि मैं इस धर्म का हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, एक तरफ देखो आप पब्लिकली प्रोफेस कर रहे हो, मतलब पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो मैं क्रिश्चियन हूं, और क्रिश्चियनिटी की सारी प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट कर रखी है, आप चर्च जाते हो रेगुलर, तो साइमल्टेनियसली अब आप एससी स्टेटस नहीं क्लेम कर सकते। शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो हिंदू धर्म के लिए हैं, बाद में सिख और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों के लिए हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स नहीं हैं। समझ गए? तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक देखो ये है सुप्रीम कोर्ट का, देखो ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक डिजीज हुआ और उस डिजीज से निपटने के लिए ना दवाई दी गई,
मान लो वो डिजीज ही खत्म हो गया, तो क्या अब दवाई की जरूरत है? नहीं, फिर दवाई की जरूरत नहीं है। तो उसी लॉजिक से देखो ना, एससी रिजर्वेशन किस लिए दिया गया था? क्योंकि सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उससे निपटने के लिए एससी रिजर्वेशन दिया गया। तो एससी रिजर्वेशन एक दवाई है, और डिजीज क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मान लो डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो गया, अगर कोई मान लो हिंदुइज्म छोड़ के चला गया क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कास्ट है ही नहीं, भेदभाव कैसे होगा? क्रिश्चियनिटी में मान लो कोई चला गया, क्रिश्चियनिटी में भी डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मतलब बीमारी खत्म हो गई, तो फिर देखो दवाई की जरूरत नहीं है, यानी शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, जो बेनिफिट मिलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक है। समझ गए? ये देखो, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये कास्ट को नहीं मानते हैं। वैसे देखो, एक स्पेसिफिक पिटीशन भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। 2004 में ना एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें जो दलित क्रिश्चियंस हैं या फिर दलित मुस्लिम्स हैं ना, उनके लिए भी ऐसी स्टेटस की मांग की गई थी। ये बिल्कुल स्पेसिफिक पिटीशन है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया नहीं है। ये जो केस था, ये तो चिंथाड़ा वाला केस था ना, ये पर्टिकुलर पर्सन का केस था, चिंथाड़ा आनंद, जिनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा था, और इन्होंने बोला था मैं तो खुद SC हूं। वो अलग केस था। ये वाला तो स्पेसिफिक केस है 2004 वाला, जिसमें सीधा बोला गया है दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को भी ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए। पिटिशनर ने ये बोला कि इवन अगर कोई पर्सन इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है फिर भी रहता है। गांव के लोग जो हैं इवन कन्वर्जन के बाद भी भेदभाव करते रहते हैं, और हिस्टोरिकल जो कन्वर्जन्स हुए थे वो कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए ही हुए थे। मतलब मजबूरी में क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ा था, क्योंकि कास्ट के नाम पे काफी अत्याचार हो रहा था। और कन्वर्जन के बाद में भी गांव वालों को तो पता है ना कि ये कन्वर्ट ही हैं, ये कन्वर्ट हुए थे, तो वो भेदभाव करते रहते हैं, भेदभाव खत्म नहीं होता है। तो सेंटर की पोजीशन तो देखो यही है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये फॉरेन ओरिजिन के धर्म है, और इस वजह से 2022 अक्टूबर में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने KG बालकृष्णन कमीशन भी गठित किया था कि आप इस इशू पे अपनी राय दीजिए, क्या होना चाहिए। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हुए हैं, क्या उनको SC स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बरकरार उनका रहेगा या नहीं रहेगा। तो कमीशन को डेडलाइन पहले अप्रैल 2025 की दी गई थी, अभी तक इनकी रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छा, एक चीज, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। मान लो महेश है, अब महेश SC कम्युनिटी से संबंध रखता है, लेकिन वो हो गया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद, 1 साल 2 साल बाद, वो क्रिश्चियनिटी से वापस आ गया हिंदुइज्म में। क्या अब उसको SC स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस? समझ गए? पहले वो SC था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में गया तो उसका SC स्टेटस खत्म हो गया, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी से वापस हिंदुइज्म में आ गया, तो क्या उसका SC स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसका आंसर है यस। लेकिन ना महेश को ना कम्युलेटिवली एंड कंक्लूसिवली प्रूव करना पड़ेगा। 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। टेस्ट 1, एक तो ओरिजिनल मेंबरशिप, सबसे पहले उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पहले SC था, मतलब अनइम्पीचेबल एविडेंस होना चाहिए पूर्वजों का कि देखो मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से संबंध रखता था, बाद में मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ। तो उसे पुराने सारे सबूत देने पड़ेंगे अपनी SC कास्ट को साबित करने के लिए। दूसरी चीज, जेन्युइन रिकन्वर्जन, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि उसने अपना जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरी तरह से छोड़ दिया है, टोटल डिसएसोसिएट हो गया है क्रिश्चियनिटी से। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऐसी बेनिफिट हासिल करने के लिए, नाम के लिए हिंदुइज्म में शामिल हुआ है वापस से, और अभी भी दिल से क्रिश्चियन है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो पुराने धर्म के यानी हिंदुइज्म के ओरिजिनल कास्ट कस्टम्स और रिचुअल्स उसे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तीसरा टेस्ट, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो उसे फिर से एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो? ये तीसरा टेस्ट है। जिस भी कम्युनिटी से महेश था शुरू में हिंदुइज्म में, तो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उसे एक्सेप्ट करें महेश को कि तुम वापस से आ गए हो, कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट यू। तो 3 टेस्ट बताए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तीनों को पूरा होने पे
तो महेश जो है वो क्रिश्चियनिटी से वापस, पहले हिंदुइज्म फिर क्रिश्चियनिटी, लेकिन क्रिश्चियनिटी से वापस हिंदुइज्म में आया तो उसका एससी स्टेटस मिल जाएगा उसको वापस, लेकिन 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और चीज है, ये तो हमने शेड्यूल कास्ट की बात करी, क्या शेड्यूल ट्राइब के केस में भी ऐसा ही है? शेड्यूल ट्राइब वाला अगर कोई पर्सन है वो अपना धर्म चेंज कर लेता है तो क्या उसका भी एसटी स्टेटस चला जाएगा? आंसर है नहीं, एसटी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब धर्म के आधार पे किसी से भी उसका एसटी स्टेटस नहीं छीना जा सकता, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में जाए चाहे इस्लाम में जाए, क्योंकि एसटी के लिए धर्म मैटर ही नहीं करता, ट्राइबल आइडेंटिटी मैटर करती है कि उसने ट्राइबल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को मेंटेन किया है या नहीं किया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ट्राइबल है या नहीं है, कम्युनिटी लाइफ उसकी इंटैक्ट है या नहीं है, कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और नागालैंड जैसे राज्य में तो आप देखोगे, देखो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, फिर भी एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के मामले में चीजें अलग है, शेड्यूल कास्ट के मामले में अलग है। शेड्यूल ट्राइब के मामले में कोई रिलीजन बेस्ड कंडीशन नहीं अप्लाई होती, इसमें शेड्यूल ट्राइब के मामले में सिर्फ ट्राइबल आइडेंटिटी चेक की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। आर्टिकल 341 सेक्शन 2, पार्लियामेंट के पास में पावर है एससी लिस्ट में किसी कम्युनिटी को शामिल करने की या एक्सक्लूड करने की, ये पूछ लिया था। फिर ये पूछा जा सकता है 1950 का जो एससी ऑर्डर है उसमें क्या क्या आता है, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तीसरा क्वेश्चन प्रीलिम में ये पूछा जा सकता है, कैन स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफाई द एससी लिस्ट? नो, स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकती। ये कुछ प्रीलिम क्विक फैक्ट्स हैं। हु कैन मॉडिफाई लिस्ट? पार्लियामेंट ओनली। सिखिज्म एडिड इन 1956, बुद्धिज्म एडिड इन 1990। ये मेंस के क्वेश्चन हैं जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं। ये देखो 2018 में पूछा है, 2015 में, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एससी स्टेटस टू स्पेसिफिक रिलीजन्स, डज इट एडिक्वेटली बैलेंस सोशल जस्टिस विद रिलीजियस फ्रीडम। ये आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से संबंधित है। डेली पायोनियर का ये आर्टिकल है। शुरुआत में देखो बेसिक चीजें बताई जाती हैं जो आपको बताई हैं। मतलब जब देश आजाद हुआ था ना, तो ब्रिटिश राज के दौरान तो देखो इंपीरियल सिविल सर्विस हुआ करती थी। तो आजादी के बाद ये क्वेश्चन उठा कि ये तो ब्रिटिश ओरिजिन की सर्विस है, इंपीरियल सिविल सर्विस, तो इसे हम खत्म कर देते हैं। लेकिन उस समय नेहरू और पटेल को ये लगा कि भाई इस सर्विस की ना अभी हमें जरूरत है, नाम हम चेंज कर देते हैं। पहले इंपीरियल सिविल सर्विस हुआ करता था, अब आईएएस रख देते हैं, लेकिन इनकी जरूरत है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरी एडमिन, जुडिशियल, मजिस्ट्रेट या फिर क्वैसी जुडिशियल ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए इनकी जरूरत है। सरदार पटेल ने इनके बारे में बोला था ये स्टील फ्रेम है, क्योंकि पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, 5 साल तक सरकार चुनी जाएंगी, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो ये स्टील फ्रेम है, ढांचा है देश का। समझ गए? तो अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर टोटल कितनी सर्विसेज हैं? 36 ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज हैं। आप बोलोगे कौन कौन सी? एक तो देखो ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस है। सेंट्रल सर्विसेज हैं इसके अलावा, सेंट्रल सर्विसेज जैसे आईआरएस है, फॉरेन अफेयर है, आईआरटीएस यानी रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विसेज है, ये सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं। फिर मिलिट्री सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में। तो ये 3 तरह की सर्विसेज हैं हमारे देश में। टोटल कितनी है? टोटल है 36 में से 28 जो है उनकी रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होती है, जिसकी तैयारी आप लोग करते हो। समझ गए? अब इन पे कौन से कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं? जो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं ना, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस वाले, इनके ऊपर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 लागू होता है इनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उनके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 लागू होते हैं।
संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। संविधान में जैसे आर्टिकल 312 है, ये कहता है पार्लियामेंट कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल 310 क्या कहता है? आर्टिकल 310 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वाला है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी ऑफिसर को विल से अपनी मर्जी से हटा सकती है। लेकिन अपनी मर्जी का मतलब ये नहीं है लिटरली अपनी मर्जी, नहीं। आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है कि आर्बिट्ररी डिसमिसल नहीं किया जा सकता, पहले इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, जिस ऑफिसर को हटा रहे हो उसका पक्ष भी सुनना पड़ेगा, तब जाके उसे हटाया जा सकता है। तो हटाने का मेथड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अभी दिक्कत क्या है सिविल सर्विसेज में, क्यों रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो देखो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, रोट लर्निंग है, हिस्ट्री याद कर रहे हो, ज्योग्राफी याद कर रहे हो, पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं भाई एक एक चीज, फैक्ट याद रखने से क्या फायदा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किन किन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, आप आज पढ़ के गए, आपको याद है, 2 महीने और याद रहेगा, 3 महीने याद रह जाएगा, आगे कितने दिन याद रहेगा? तो रोट लर्निंग, रट्टा मारी हुई चीजों को क्या पूछ के क्या मिलेगा यूपीएससी को? तो पहली चीज तो ये है, गवर्नेंस की स्किल नहीं चेक की जा रही है एग्जाम में, रट्टा कौन मार सकता है ये चेक किया जा रहा है। दूसरा, एज क्राइसिस, एवरेज एंट्री एज जो है लबासना में जाने की वो कितनी है? 28+। अब ग्रेजुएशन एक बच्चा कर लेता है 21-22 की एज में, फिर वो तैयारी करता रहता है, 6-7 साल खराब हो जाते हैं तैयारी में, यानी प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तब जाके वो लबासना पहुंचता है। एवरेज एज कितनी है? 28+ है। और देखो, आप एग्जाम की तैयारी में अपनी इतनी एनर्जी खपा चुके हो कि वास्तव में जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपके पास में एनर्जी बची नहीं, इंथुजियाज्म थोड़ा कम हो गया, और एग्जाम साइकिल खत्म होने में 18 महीने लग जाते हैं। मतलब नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग साइकिल 18 महीनों की है, ये तो बहुत ज्यादा स्लो है। एक तरफ देखो सरकार के अंदर वैकेंसीज पड़ी हैं, लेकिन यूपीएससी रिक्रूट करने में ही 18 महीने लगा देती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग अलग, समझ गए? क्या टेस्ट नहीं किया जाता है? प्रेशर में कोई कैंडिडेट कैसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, ऐसा तो नहीं वो दंगे देख के डर जाएगा, क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, क्या सिटीजन्स के प्रति उसके मन में भाव है भी या नहीं है, ये चीजें चेक नहीं की जाती। और स्केल ऑफ प्रॉब्लम क्या है? 10 लाख एस्पायरेंट्स फॉर्म भरते हैं, 1000 सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन रेशो 0.1% है। तो सोच के देखो। और एक और चीज, दोनों चीजें एक साथ बताता हूं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना 1000, उसमें से भी सिर्फ 30% ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विस से सेटिस्फाई हैं, बाकी तो फिर से एग्जाम देते हैं, 70% तो एग्जाम फिर से देते हैं। इस साल 1000 लोग सिलेक्ट हुए, 1000 में से 240 तो ऐसे थे जो ऑलरेडी सर्विस में थे। वो बात अलग है, अब एक नियम आ गया है कि सिलेक्शन के बाद सिर्फ एक और अटेम्प्ट आपको मिलेगा और नहीं मिलेंगे, ये तो अच्छी चीज है। और यहां पे देखो एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसे है, ऑल और नथिंग माइंडसेट है, या तो आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस मिल गया तो बढ़िया, अदरवाइज तो फिर सेटिस्फाई कभी होता ही नहीं कैंडिडेट। जो डिससेटिस्फाइड कैंडिडेट होता है, जिसको आईआरएस मिला, रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस मिली, वो दोबारा से एग्जाम लेता रहता है, बार बार सिस्टम पे बर्डन पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स का भी तो वेस्ट होता है ना यार। एक तरफ मैंने बताया ना, डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स भी इंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विस से खुश नहीं है, वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। तो टैलेंट का वेस्टेज भी है कि टैलेंटेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो सर्विस मिली उसमें वो कंट्रीब्यूट करने के बजाय एग्जाम पे ध्यान दे रहे हैं, और फ्रेश टैलेंट तो आ ही नहीं रहा ना, बार बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एग्जाम ले रहे हैं तो फ्रेश टैलेंट तो ब्लॉक हो रहा है, फ्रेश टैलेंट तो आ ही नहीं रहा सिस्टम में, ये भी एक दिक्कत है। और लगातार इतने इतने साल तैयारी करने के बाद में जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी स्ट्रेस होता है, मतलब पूरी जिंदगी फेलियर का सेंस होता है, एंजाइटी डिप्रेशन ये सब भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर क्या है, एग्जाम को कैसे रिफॉर्म लाना चाहिए, ये सब चीजें चेक होनी चाहिए। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, यानी रियल वर्ल्ड में कैंडिडेट जो है वो डिसीजन कैसे लेगा, ये चीज चेक होनी चाहिए। आप इमोशनल जो क्वेश्चन है वो चेक करो, कितनी इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्ट्रेस कितना झेल सकता है ये चेक करो आप।
लीडरशिप कैसी हो सकती है इसकी। आप ना उसको सिनेरियो दो रियल टाइम सिचुएशन में कि ये सिनेरियो है, दंगे भड़क गए हैं, आपके पास में फोर्स कम है, आप कैसे बिहेव करोगे। आप बोलोगे सर एथिक्स का पेपर इसीलिए तो है। नहीं, एथिक्स का पेपर सफिशिएंट नहीं है, उससे उसका रियल लाइफ में वो सिनेरियो में देखे उसकी कैपेबिलिटी चेक नहीं होती है एथिक्स के पेपर में। और 2-3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी बनाया जा सकता है। जैसे ना जुडिशरी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मैंडेटरी की है कि जज बनने के लिए 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यही चीज़ आप सिविल सर्विसेज में भी लागू कर सकते हो। और कैंडिडेट्स अपनी सर्विस से खुश नहीं होते तो एक 2 टियर एग्जाम ये किया जा सकता है। पहला जनरल स्टेज, ये ऑप्शनल हटा के पहला जनरल स्टेज कर दो, वो सबके लिए हो। जो जनरल स्टेज क्लियर करे फिर वो सर्विस रिलेटेड पेपर आपको लेना है। आईआरएस बनने के लिए अलग से आईआरएस का पेपर, फॉरेन सर्विस में जाने के लिए अलग से फॉरेन सर्विस का पेपर, तो 2 टियर एग्जाम किया जा सकता है। समझ गए। तो इससे क्या होगा, इससे आईआरएस में वही जाएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, फॉरेन सर्विस में वही जाएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा। अभी की तरह नहीं कि आईआरएस आपको मिल गया फिर वो ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ले रहा है। नहीं, 2 टियर एग्जाम किया जा सकता है। पहले जनरल स्टेज जो सबके लिए, फिर सर्विस रिलेटेड एग्जाम, इस सर्विस में जाने के लिए एग्जाम। और देखो अभी क्या है, एक कैंडिडेट प्रीलिम लेता है, मेंस, फिर इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो सांप सीढ़ी की तरह बैक टू स्क्वायर वन। तो सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। जिसने प्रीलिम क्लियर किया उनको सर्टिफिकेट मिल गया, मेंस क्लियर किया उनको सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट में जॉब दिलवाने के काम आ सकते हैं। ऐसा प्रोविजन करना चाहिए। और लेटरल मूवमेंट भी होना चाहिए, मतलब लेटरल सर्विस से लोग जो है वो एंटर करें सिविल सर्विसेज में। अभी काफी कम स्केल पे होता है, इसे हमें इंक्रीज करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है, आप ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप पूरी चेन जोड़ दो ना। 10वीं का मैच हो रहा है, 11वीं का मैच हो रहा है, सिस्टम में पूरी चेन जोड़ दो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, मिनटों में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर राइटर बोलते हैं देखो अभी भी ना नाम क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉलोनियल हैंगओवर है, नाम होना चाहिए इंडियन पब्लिक सर्विस। और ऑफिसर हम बोलते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सेवक बोला जाना चाहिए, सेवक। क्योंकि अभी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं ना, उनके अंदर अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर है। वो अथॉरिटी में विश्वास रखते हैं कि जनता जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट है और हमारी अथॉरिटी है उनके ऊपर, ऐसी भावना उनके अंदर होती है। तभी तो वो जनता के साथ मिसबिहेव करते हैं। सरकार ने देखो कितनी सारी चीजें चेंज कर दी। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट का नाम कर्तव्य भवन, राजभवन का नाम लोक भवन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम या फिर सिविल सर्विस का नाम भी पब्लिक सर्विस होना चाहिए। समझ गए। और रेलवे ने ना 8 सर्विसेज को मर्ज करके एक रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया। तो इसी प्रकार से सिविल सर्विसेज को भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। और देखो एक समिता सबरवाल, तेलंगाना की आईएएस है ना, इन्होंने एक बार बोला था कि एकेडमी में जो सिखाया जाता है और फील्ड में जो सिखाया जाता है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो ना, आपको रिलीफ, इलेक्शन, कोर्ट ड्यूटी सभी डे 1 से आपको एक ही साथ झेलनी पड़ती है। ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती लवासना में। तो ट्रेनिंग चेंज करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। आप केस बेस्ड लर्निंग दो। जैसे सुकुमार नगर फ्लड आई, बालनगीर फैमीन आया, तो यहां पे इन क्राइसिस को कैसे झेला गया उसमें बताओ, रियल टाइम केस सिनेरियो लो और बताओ, तब जाके वो बढ़िया से सीखेंगे। और जैसे सिंगापुर करता है, सिंगापुर पब्लिक सर्विस क्या करती है, जो ये ऑफिसर होते हैं ना, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको जानबूझ के ना प्राइवेट डेपुटेशन पे भेजा जाता है। बोलो 2 साल के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके आओ, 3 साल के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके आओ, ताकि वो ब्यूरोक्रेट सीखते रहें। अभी क्या होता है, ब्यूरोक्रेट सीखना बंद कर देते हैं। तो सिंगापुर जैसा मॉडल हम अपना सकते हैं। और ब्यूरोक्रेट बनने के बाद में भी ना उनको ई लर्निंग मॉडल दिए जाते रहने चाहिए, उनको क्लियर करना जरूरी हो। रिटायर्ड ऑफिसर उनको गाइड करते रहें, मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहें। और ऑफिसर्स को डेटा एनालिटिक्स की नॉलेज हो, जीआईएस मैपिंग, गवर्नेंस में एआई का यूज कैसे करें, ये सब मॉड्यूल उनको मिलते रहने चाहिए ताकि वो सीखते रहें। समझ गए। और अभी एक दिक्कत पोस्टिंग की भी है।
एक एवरेज टेन्योर जानते हो कितना रहता है ऑफिसर का? 13 से 15 महीने। पॉलिटिशियन इनकी ट्रांसफर करवा देते हैं, धमकी देते हैं मेरा बात नहीं मानोगे तो ट्रांसफर कर देंगे। और कई बार तो स्किल मिसमैच भी होता है। एक पर्सन जिसको फाइनेंस की नॉलेज है उसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में डिप्लॉय कर दिया जाता है, स्किल मिसमैच भी होता है। तो सेकंड एआरसी कहता है कि हर एक ऑफिसर का मिनिमम कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए पर पोस्टिंग। मैंडेटरी फील्ड पोस्टिंग होनी चाहिए कि कोई 9 साल तक ब्लॉक या सब डिवीजन पे लेवल पे काम करेगा तभी उसको आगे फर्दर बड़ी पोस्ट पे रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और कार्डर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से मैनेज किया जाए, मतलब जिसकी जिस डिपार्टमेंट में स्किल हो उसको वहीं पे भेजा जाए। और जो ट्रांसफर वगैरह है वो परफॉर्मेंस के आधार पे होने चाहिए, पॉलिटिक्स के आधार पे नहीं, मेरिट के आधार पे होनी चाहिए। और देखो ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हो, नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने कुल मिला के देखो अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इस आर्टिकल में। ये क्वेश्चंस जो पास्ट में पूछे गए हैं, 2019 में पूछा गया था, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये आपको अटेम्प्ट करना है 2019 वाला क्वेश्चन। और भी है, क्रिटिकल एग्जामिन रिसेंट चेंजेस इन रूल्स गवर्निंग सिविल सर्विसेज कंडक्ट डिसिप्लिन अपील, ये 2016 में पूछा था। 13 में पूछा सिविल सर्विसेज इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाइल द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज ट्रांजिएंट, हाउ फार कैन द गवर्नेंस बी रिफॉर्म्ड थ्रू सिविल सर्विसेज। ये पूछे गए हैं पास्ट में, आपको 2019 वाला अटेम्प्ट करना है। ये और भी हैं, सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड हैं। प्री में आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं और ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सेवक वर्सेस ऑफिसर, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, शशि थरूर का नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड से संबंधित है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। देखो दोनों के बीच में फर्क तो आपको पता है, जैसे तमिलनाडु और केरला में अगर आप हेल्थ इंडिकेटर्स देखोगे, एजुकेशन इंडिकेटर्स देखोगे ना केरला और तमिलनाडु में, वो देखो यूरोप जैसे हैं। जबकि बिहार और यूपी में आप अगर मान लो हेल्थ इंडिकेटर्स देखोगे ना तो वो अफ्रीकन कंट्रीज की तरह हैं। पर कैपिटा इनकम जो है तमिलनाडु जैसे राज्यों की ना, वो बिहार से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम। और देखो एक चीज़, अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, आपको पता है। और मान लो डिलिमिटेशन हो गया लेटेस्ट सेंसस के आधार पे, तो देखो फिर क्योंकि साउथ इंडिया के राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन स्टेबल की है और बिहार और यूपी जैसे राज्यों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर लेटेस्ट सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होता है। तो तमिलनाडु में अभी लोकसभा की मान लीजिए 39 सीट्स हैं तो घट के 28 हो जाएंगी। बिहार में 40 लोकसभा की सीट्स हैं, बढ़ के 52 हो जाएंगी। यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, बढ़ के 105 हो जाएंगी। केरला में लोकसभा की सीट 20 हैं तो सीट्स जो हैं 13 हो जाएंगी, क्योंकि इन राज्यों ने पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज की है। और देखो ऐसा अगर होता है तो साउथ इंडिया के राज्यों में ना डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उन्हें यूं लगेगा कि हमें तो बिल्कुल कॉलोनी बना के इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया के द्वारा, टैक्स हमसे लिया जाता है, पैसा कहीं और यूज होता है और हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी घट गई है। आमतौर पे क्या होता है, अगर मान लो एक छोटी सी आबादी गरीब है, यानी माइनॉरिटी लोग गरीब हैं और मेजोरिटी लोग अमीर हैं, तो देखो दिक्कत नहीं आती। लेकिन मान लो माइनॉरिटी लोग अमीर हैं और मेजोरिटी लोग गरीब हैं, तो दिक्कत आती है। फिर माइनॉरिटी अमीर लोगों को ये लगता है कि हमें लूटा जा रहा है, हम पे एक्सेसिव टैक्स बर्डन लगाया जा रहा है और जबकि उसका फायदा हमें नहीं हो रहा है। समझ गए? तो ये फीलिंग साउथ इंडिया के राज्यों में आएगी कि हमें तो कॉलोनी बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट में हमारी कोई आवाज नहीं है, सीट्स हमारी कम हो गई, तो हमारा जो नेशनलिज्म है ना वो खतरे में आ जाएगा और सब नेशनलिज्म बढ़ेगा। और चिंता की बात देखो ये है, यूएसएसआर और यूगोस्लाविया ये देश टूट गए थे, वहां भी यही दिक्कत थी। वहां पे माइनॉरिटी लोग अमीर थे और बाकी मेजोरिटी गरीब थी। तो जो माइनॉरिटी अमीर थे उनको लगा यार हम क्यों बोझ उठाएं बाकी पॉपुलेशन का, तो इसलिए ये देश टूट गए। लेकिन हमें देखो संभल के चलना है, हमें ऐसा नहीं करना है। राइटर बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है अभी डिलिमिटेशन होना, तो ये बात ठीक है, देखो बड़े स्टेट्स को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए जैसे यूपी है, लेकिन पर पर्सन वेटेज को ना थोड़ा कम किया जाए।
पर पर्सन वेटेज थोड़ा कम किया जाए, छोटे स्टेट्स को थोड़ा बोनस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जैसे यूरोप में है। यूरोपियन कमीशन में ना जो लग्जमबर्ग जैसे स्टेट्स हैं ना, छोटे स्टेट्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, उनको भी बराबर पर सीट वेटेज मिलता है। तो इसलिए छोटे स्टेट्स को थोड़ी सीट्स ज़्यादा मिलनी चाहिए, पर पर्सन वेटेज सिर्फ इस पे चलेंगे तो दिक्कत है। तो हमें ना पॉपुलेशन वर्सेस अलग अलग राज्यों के बीच में इक्वालिटी, दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, ताकि नेशनल यूनिटी जो है हमारी बची रहे। फिर राइटर बोलते हैं, देखो साउथ के राज्य भी ना ये डीलिमिटेशन का सहारा लेके अपनी गलतियां छुपा नहीं सकते। सच्चाई ये है, साउथ के राज्यों में भी ना वो भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं। तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम बिहार से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन क्या तमिलनाडु में मजदूर की दिहाड़ी, डेली वेज बिहार के डेली वेज से 3 गुना ज्यादा है? नहीं है। इसलिए वहां पे देखो तमिलनाडु में भी कुछ ही एलीट लोग हैं जिनके पास में पैसा ज्यादा है। साउथ के राज्यों में आज भी कास्टिज्म काफी ज्यादा है, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सिटीज में है, गांव में नहीं है। वहां पे आज भी साउथ के राज्यों में अर्बन रूरल गैप काफी ज्यादा है। साउथ के राज्य में आप देखोगे 3-4 सिटीज में सारा पैसा इकट्ठा होता है, सारा टैक्स आता है। 3-4 सिटीज ऐसी हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। अदरवाइज तो तमिलनाडु के धर्मपुरी में यूपी के किसी जिले से भी लिटरेसी कम हो सकती है। फिर वहां पे बेंगलुरु और चेन्नई में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल रूल्स जो हैं वो तोड़ते रहते हैं। इनइक्वालिटी साउथ के राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा है, संस्थान वहाँ पे भी काफ़ी कमज़ोर हैं, जैसे करप्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब दिखते हैं साउथ के राज्यों की, इन्हें भी ठीक करने की आवश्यकता है। अब देखो नॉर्थ और साउथ को एक बराबर लाना है ना, या तो आप ये इंश्योर करो नॉर्थ के राज्य जो हैं वो जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। 300% का इनकम गैप है, सदियां लग जाएंगी इसको भरने के लिए। दूसरा ये है नॉर्थ से पॉपुलेशन जाए साउथ में, यह ऑलरेडी हो रहा है। लेबर गैप जो है साउथ में वो फिल हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन ज्यादा माइग्रेशन होता है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आउटसाइडर वर्सेस लोकल डिबेट आ जाती है। नेक्स्ट है साउथ पुल्स इंडिया अप। साउथ इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वो इंडिया को भी अपने साथ ले जाए, बाकी इंडिया को भी अपने साथ ले जाए। ये देखो आइडियल सिनेरियो है। अब इससे इंडिया कॉम्पिटिटिव बनेगा अगर साउथ के राज्य आगे जाते हैं तो। लेकिन बात वही है, साउथ में भी इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, करप्शन है, रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम है, वहां भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लेकिन कम से कम ये पॉसिबल है कि साउथ के राज्य इतना तेजी से आगे बढ़ें कि वो बाकी इंडिया को अपने साथ खींच लें। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो: डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस, एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी, मिडिल इनकम ट्रैप। ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। और ये पीवाईक्यू वगैरह है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। पीवाईक्यू है ही नहीं, कहाँ रह गया? चलो कोई बात नहीं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।